हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं इस भर्ती को लेकर, परीक्षा को लेकर, आंसर की और ऑब्जेक्शन को लेकर। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला सवाल छात्रों का ये आ रहा है कि हम ऑब्जेक्शन करें या ना करें, और जो ऑब्जेक्शन करता है क्या उसी के कॉमन अंक बढ़ते हैं या सबके बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन आप करें या ना करें, अगर कोई भी लाभ पीएनपी के द्वारा दिया जाता है, किसी प्रश्न का ऑप्शन चेंज होता है या किसी प्रश्न का उत्तर कॉमन रूप से सबको नंबर दिया जाता है, तो वो आपको भी मिलेगा, चाहे आपने आपत्ति दर्ज की हो या ना दर्ज की हो। तो इस चीज़ का आपको पहले से ध्यान होना चाहिए। और 500 रुपये प्रति प्रश्न आपत्ति का लग रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 4-4, 5-5 लोग का ग्रुप आप लोग बना लीजिए। इससे होगा ये कि अधिक प्रश्नों पर आपत्ति हो सकेगी और पैसे भी कम खर्च होंगे। और अगर आपकी आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है पीएनपी के द्वारा, तो जो आपके 500 रुपये प्रति सवाल लगे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आपत्ति स्वीकार नहीं होती है तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही होगा कि ग्रुप में आपत्ति किया जाए, ताकि कम पैसे में ज़्यादा सवालों पर आपत्ति हो सके। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है किसी प्रश्न पर आपत्ति होनी चाहिए, आपके पास उसके साक्ष्य मौजूद हैं और आप इस इंतज़ार में है कि कोई तो कर ही देगा और मेरे भी नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि उस प्रश्न पर कोई आपत्ति करे ही ना, तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी ने अगर कर दिया है तब जरूरी नहीं है कि आप भी उसकी आपत्ति करें। और अगर कहीं किसी ने नहीं किया है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आपके पास साक्ष्य मौजूद हैं, तो आप उसके लिए आपत्ति कर दीजिएगा, या फिर 4-5 लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करके आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने या न करने का फर्क बस इतना है कि यदि आपने आपत्ति की कृषि प्रश्न पर और पीएनपी ने उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया, तो आगे आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाएंगे, याचिका लगाएंगे, आप दिखाएंगे कि हमने आपत्ति की थी, देखिए पीएनपी ने स्वीकार नहीं किया और मैं इस प्रश्न का उत्तर कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं। तो आपत्ति करने का बस इतना लाभ होता है। जो छात्र कोर्ट जा सकते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और अगर मान लीजिए आपने आपत्ति नहीं की और उसके बावजूद आप कोर्ट जा रहे हैं, तो कोर्ट आपकी याचिका को खारिज कर सकता है। कोर्ट ये कहेगा कि आपने तो पहले आपत्ति की ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली कैसे हमसे क्लेम कर सकते हैं। बाकी नंबर कॉमन या ऑप्शन चेंज होना, जितना लाभ किसी ऑब्जेक्शन वाले छात्र को मिलता है वो दूसरों को भी मिलता है। और यदि ऑप्शन चेंज होता है किसी प्रश्न का, तो इस कंडीशन में जब बाद में जो नया ऑप्शन सही हुआ है, अगर आपने वो लगाया है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। हो सकता है कि ऑप्शन बाद में चेंज होने की वजह से आपका नंबर घट भी जाए। और बहुत बार ये होता है कि कॉमन कर दिया जाता है, अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन किसी प्रश्न के सही हैं या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या कन्फ्यूजिंग है, सवाल में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रश्न का सीधे सीधे कॉमन रूप से सबको नंबर दे दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई प्रश्न संख्या 1 है, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है और इसका आपने ऑप्शन लगाया है ABCD में से, मान लेते हैं आपने C लगाया है। तो आपने पहले से ही C लगाया है, तो आपने इसका 1 नंबर तो जोड़ ही लिया होगा आंसर की आने के बाद। और मान लीजिए बाद में इस प्रश्न को कॉमन कर दिया जाता है, चाहे किसी ने कोई भी ऑप्शन लगाया हो ABCD में से, सबको नंबर मिलेंगे। तो आपने पहले से ही C लगाया था, 1 नंबर जोड़ा ही था, सबको कॉमन होगा, तो आपका इस कंडीशन में नंबर नहीं बढ़ेगा। और जिन्होंने A, B या D लगाया होगा तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। चूँकि उन्होंने C लगाया नहीं था तो वो पहले इसके लिए नंबर नहीं जोड़े होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्टली 1 नंबर बढ़ ही जाएगा। आपको देखना होगा कि आपने पहले क्या लगाया था और अब कॉमन हुआ है तो इसका लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है। इसी तरह से मान लीजिए किसी प्रश्न का ऑप्शन चेंज होता है, तो इस कंडीशन में भी सेम थ्योरी फॉलो होगी। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 4 ऑप्शन हैं ही ABCD। मान लेते हैं कि आपने D लगाया था और आंसर की में इसका आंसर D ही आया था, बाद में ऑब्जेक्शन हुआ और ऑप्शन चेंज होकर A हो गया। तो आंसर के हिसाब से तो आपने 1 नंबर जोड़ लिया होगा, लेकिन जब ऑप्शन चेंज हुआ तो ये 1 नंबर आपका कम हो जाएगा और उन छात्रों का 1 नंबर बढ़ जाएगा जिसने पहले A लगाया होगा और बाद में आंसर की में A आ गया। और बाकी जिन्होंने B या C लगाया होगा तो उनके नंबर पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, उन्होंने पहले जोड़ा भी नहीं था और अब उन्हें जोड़ना या घटाना भी नहीं है।
तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और जिन जिन प्रश्नों पर आपको लगता है कि आपत्ति हो सकती है, उन सभी प्रश्नों को एक जगह किनारे नोट कर लीजिए और फिर उसमें से देखिए कि आपके पास किस प्रश्न का सबसे प्रमाणिक साक्ष्य है, क्योंकि साक्ष्य होना ज़रूरी है। अगर किसी प्रमाणिक पुस्तक से आपके साक्ष्य नहीं होंगे तो आपत्ति आपकी पीएनपी के विशेषज्ञ स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ही जो पीएनपी के विशेषज्ञ हैं वो छात्रों की कम ही सुनते हैं, लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य मजबूत हैं तो पहले भी कॉमन हुए हैं, ऑप्शन चेंज हुए हैं और अब भी हो सकता है। तो पहले सभी प्रश्नों को छांट लीजिए, फिर उसमें से देखिए कि किन प्रश्नों के आपके पास काफ़ी मजबूत साक्ष्य हैं। और ऐसे छात्र जिनका 1-2 नंबरों से रुक रहा है पासिंग में, इन छात्रों को तो आपत्ति जरूर करनी चाहिए जिनके भी साक्ष्य आपके पास मिल जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप 90-97 पर पास हो रहे हैं तो उम्मीदें आपके लिए हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत सारे छात्र 90-97 पर क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं। सामान्य वर्ग के भर्तियों के लिए कम से कम 97 नंबर लाना ही होगा लिखित परीक्षा में, तभी वो आगे भर्ती में कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। और आरक्षित वर्ग चाहे ओबीसी SC ST हो, 90 नंबर लाना होगा। तो आंसर की आने के बाद लगभग 3 से 4 प्रश्न सबके गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से जिन छात्रों का पहले 98 या 99 आ रहा था वो अब 95-96 पर चले गए हैं। अब इनका एकेडमिक मेरिट चाहे जितना भी हो, 30 हो 32 हो, लेकिन ये अब भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इसी तरह से आरक्षित वर्ग में भी जिनका 92-93 बता रहे थे छात्र, उनका अब 90 से भी कम हो गया है। जो 115 बता रहे थे वो अब 110 के अंदर आ गए हैं। स्पेशली मैथ साइंस में बहुत सारे सवाल छात्रों के गलत तो हो गए हैं। तो यदि आप 90-97 पर पास हो रहे हैं तो इस भर्ती में अभी भी उम्मीदें हैं। वैसे पदों की संख्या इसमें काफ़ी कम है, इस वजह से मेरिट तो कम नहीं होगी, लेकिन जो हज़ारों छात्र बाहर हो गए हैं उनका सिलेक्शन हो सकता था अगर वो 90-97 पर सिर्फ पास हो जाते। हो सकता है कोई 97-98 पाकर ही पास हो जाता और फाइनली सेलेक्ट भी हो जाता, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का एकेडमिक मेरिट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मिनिमम पासिंग नंबर होने की वजह से सिर्फ एकेडमिक मेरिट से चयन यहाँ पर नहीं होगा, परीक्षा भी पास करनी होगी। तो यदि आपका एकेडमिक अच्छा है और आप ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं लिखित परीक्षा में तो अभी भी उम्मीदें हैं। लेकिन यही पदों की संख्या एक समस्या है, क्योंकि पद काफ़ी कम है, इसकी वजह से मेरिट में बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होगी, फिर भी एक उम्मीद तो बन ही रही है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। विषय, कैटेगरी और नंबर जरूर लिखिएगा ताकि एक आइडिया लगाया जा सके कि कितना मेरिट इसमें बन सकता है फाइनली। और आपके पहले और आंसर की आने के बाद कितने नंबरों में बदलाव हुआ है, कितने नंबर आपके घटे हैं या बढ़े हैं, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और किन प्रश्नों पर आप आपत्ति करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, प्रश्न जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पॉजिटिव रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे भी भर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी। देर होगी भर्ती आने में, लेकिन भर्तियां आगे भी आएंगी और बीएड वाले छात्रों के लिए LT ग्रेड की नई भर्ती जल्द देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।